YouTube आज के टाइम पर दुनिया का सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म और इधर लाखों क्रिएटर्स हैं और करोड़ों व्यूवर्स। यहाँ तक कि तुम ये वीडियो भी YouTube पर ही देख रहे हो। यहाँ पर म्यूजिक, मूवीज, एजुकेशन, न्यूज, पॉडकास्ट, डॉक्यूमेंट्री सब कुछ मिल जाता है। लेकिन क्या तुम्हारे दिमाग में कभी ये सवाल नहीं आया कि आखिर इस प्लेटफॉर्म को शुरू ही क्यों किया था और आखिर किया किसने था? क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि YouTube तो गूगल का ही प्रोडक्ट है और ये लगना काफी ज्यादा ऑब्वियस भी है, क्योंकि गूगल ने इतने सालों से YouTube को चलाया है, उसे इतना ज्यादा स्केल किया है और यहाँ तक कि उस पर काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है। तो ऑडियंस को बिल्कुल यही लगता होगा कि ये तो गूगल नहीं बनाया होगा, लेकिन ऐसा कभी था ही नहीं। गूगल ने कभी YouTube को फाउंड ही नहीं किया था, बल्कि गूगल ने YouTube को खरीदा था। लेकिन अगर गूगल इसका फाउंडर नहीं है तो ओरिजिनल फाउंडर्स कौन थे? और अगर YouTube के फाउंडर्स थे तो उन्होंने इसको सेल क्यों किया? और सेल करने के बाद उन्होंने क्या किया? और आज के टाइम पर वो लोग कहाँ हैं? YouTube को स्टार्ट करने वाले 3 लोग थे, जावेद करीम, चैड हर्ली और स्टीव चैन। सबसे पहले बात करते हैं काफी पॉपुलर फाउंडर के बारे में, जो है जावेद करीम। वैसे तो ये ईस्ट जर्मनी के अंदर बॉर्न हुए थे, जब उस कंट्री के अंदर काफी ज्यादा पॉलिटिकल टेंशन थे और पूरी कंट्री रिस्ट्रिक्शन से भरी हुई थी। उनके पेरेंट्स साइंस बैकग्राउंड से थे, जिस वजह से उनकी शुरुआत से एजुकेशन और लॉजिक्स काफी अच्छे रहे और ऊपर से उनकी लाइफ में ये उनका इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए। और जावेद की फैमिली कभी भी एक जगह पर नहीं रहती थी, वो हमेशा मूव करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह पर, ताकि उनको अपना अच्छा फ्यूचर दिख सके और उन्हें फ्रीडम मिल सके। और ऊपर से जावेद का हमेशा से एकेडमिक्स वाला एरिया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा। उनको शुरुआत से टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने अपने ग्रेजुएशन के बाद भी कंप्यूटर साइंस ही चुनी और इवेंचुअली उस टाइम पर उनकी पेपाल के अंदर जॉब भी लग गई। और फिर दूसरे हैं चैड हर्ली, जो कि यूट्यूब के को फाउंडर थे और इनका बैकग्राउंड टेक से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं था। बचपन से चैड को आर्ट और क्रिएटिविटी वाली चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, यहाँ तक कि जब वो अपने स्कूल टाइम में थे वो अपने ड्रॉइंग्स और स्केचेस को सेल किया करते थे और इसी कारण से उनकी क्रिएटिव थिंकिंग उसी टाइम पर डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी। और वो सिर्फ आर्ट बैकग्राउंड से भी नहीं आते, वो अपने स्कूल टाइम के अंदर एक एथलीट भी थे और वो अपनी हाई स्कूल में एक क्रॉस कंट्री रनर भी रह चुके हैं, जिन्होंने कई सारे स्टेट लेवल टाइटल्स भी जीते हैं। और ये सारी स्किल्स उन्हें अपनी स्टार्टअप जर्नी के अंदर बहुत ज्यादा ही काम आई और इसलिए उन्होंने अपने कॉलेज के अंदर भी फाइन आर्ट्स को लिया, बल्कि कंप्यूटर साइंस को नहीं। और यही चीज उनको बाकी फाउंडर्स के मुकाबले भी बहुत ज्यादा अलग बनाती है, क्योंकि उनका शुरुआत से ज्यादा फोकस कोई कोडिंग वगैरह भी नहीं था और इसलिए उनका शुरुआत से फोकस डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस पे था। और कॉलेज के बाद चैड हर्ली भी पेपाल ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन वो कोई डेवलपर के रोल में नहीं थे, बल्कि उनका काम UI UX डिजाइनिंग और कंपनी का लोगो डिजाइन करने पर था। और जो थर्ड को फाउंडर है उनका नाम है स्टीव चैन। वैसे तो स्टीव चैन ताइवान से हैं, लेकिन उनकी फैमिली ने वहां पर कुछ ही साल बिताए और उसके बाद वो US माइग्रेट हो गए। लेकिन एक चीज इनमें भी कॉमन थी कि इनको भी टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और इसलिए इन्होंने भी कॉलेज के बाद पेपाल ज्वाइन कर लिया। लेकिन स्टीव के करियर में उन्होंने शुरुआत में सबसे पहले फेसबुक में थोड़े टाइम काम किया था और ये उस टाइम की बात है जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनना शुरू हुए थे और वो एक्सप्लोडिंग फेज में थे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर यूट्यूब का आइडिया आया कहां से। और 2005 में ऐसा तो क्या ही हुआ कि उसके बाद पूरा इंटरनेट पर एक रिवॉल्यूशन से आ गया और काफी चीजें बदल गई। तो ये बात है 2004 से 2005 की, जब उस टाइम पर आज की तरह इंटरनेट एग्जिस्ट नहीं करता था, बल्कि उस टाइम पर तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी एग्जिस्ट नहीं करते थे। उस टाइम पर ना ही तुम्हारा इंस्टाग्राम था, ना ही व्हाट्सएप था और ना ही गूगल ड्राइव था। मतलब समझ रहे हो कि एक भी वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म तो था ही नहीं उस टाइम पे। और उस टाइम पर तो वीडियो फाइल्स भी बहुत ज्यादा हैवी होती थी, उसको अपलोड कहां पर करें, कोई जगह ही नहीं थी उसके लिए। और यहाँ तक कि इंटरनेट भी इतना स्लो था कि अपलोड कैसे करें। इवन नॉर्मल यूजर्स को भी इंटरनेट पर वीडियोस ढूंढना बहुत ज्यादा ही मुश्किल होता था। अगर तुम गूगल पे जाओ, क्रोम पे जाओ, भाई इतने सारे टैब्स खुल जाते हैं, भाई दिमाग खराब हो जाता था। अगर कोई बड़ा कॉन्सर्ट भी होता, कोई बड़ा इवेंट भी होता, उसकी क्लिप्स भी भाई आसानी से मिलती भी नहीं थी। और यही सेम चीज उस टाइम पर जावेद करीम को भी फेस करनी पड़ रही थी। वो इंटरनेट पर कुछ फेमस क्लिप्स को ढूंढ रहे थे जो कि उनको मिल नहीं रही थी। जैसे एक क्लिप थी सुपर बॉल हाफ टाइम शो की और वो एक दूसरी क्लिप 2004 के इंडियन ओशन सुनामी की ढूंढ रहे थे। और यही चीज पर उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि इंटरनेट इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है और ऊपर से वीडियो इतना ज्यादा इनएक्सेसिबल कैसे। और यही फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने डिसाइड किया क्यों ना एक ऐसी वेबसाइट बनाई जाए जहां पर लोग अपनी वीडियोस को खुद से अपलोड कर सकें। और फिर इसी आइडिया को उन्होंने चैड हर्ली और स्टीव चैन के साथ शेयर किया। और तब उन फाउंडर्स ने एक बात डिस्कस की कि इंटरनेट पर टेक्स्ट शेयर करना बहुत ज्यादा आसान है, यहाँ तक कि फोटोज भी लोग आसानी से भेज सकते हैं, लेकिन वीडियो के लिए कोई आसान तरीका था ही नहीं। और तभी उन्होंने ये दिमाग लगाया कि वीडियो को भी इतना आसान बनाओ जितना कि टेक्स्ट को शेयर करना आसान है और जितना कि फोटोज को शेयर करना आसान है। और यहाँ पर तुम्हें एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि उनको ऐसा आइडिया नहीं मिल गया था कि ये तो मीडिया का फ्यूचर ही होने वाला है, बल्कि YouTube को ऐसी पहली वेबसाइट नहीं होने वाली थी जहां पर लोग अपनी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। इससे पहले बहुत सारी वेबसाइट एग्जिस्ट करती थी, जैसे शेयर योर वर्ल्ड 1997, मेटा कैफे 2003, पैंडोरा टीवी 2004, स्टूपिड वीडियोस 2001 और वीमियो 2004। लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर भी वही दिक्कत थी कि इनमें वीडियोस ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल था और बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड था। और यही चीज उस टाइम पर YouTube को बहुत ज्यादा अलग बना रही थी। और यहाँ तक कि YouTube एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सोल्व करने वाला था, जैसे
जिससे नॉर्मल यूजर्स अपनी वीडियोस को इजीली शेयर कर पाएंगे, यहाँ तक कि वो अपने दोस्तों के साथ भी उसे शेयर कर पाएंगे। वेल, जब ये तीनों फाउंडर्स डिसाइड करने वाले थे कि वो यूट्यूब को शुरू करें, उससे पहले उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था जो कि उनको पेपाल से मिला था। जैसे जल्दी जल्दी एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, छोटी टीम को कैसे बनाते हैं, उसे कैसे हैंडल करते हैं, और यहाँ तक कि बड़े बड़े आइडियाज को बिना ओवरथिंक करे एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। फिर उन्होंने अर्ली 2005 में अपने जॉब के साथ ही youtube.com डोमेन को एक्वायर किया। लेकिन जब उन्होंने YouTube की फर्स्ट वेबसाइट को बनाया, देन उन्होंने उसको काफी ज्यादा ही बेसिक रखा, और यहाँ तक कि उनका UI भी बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था बाकी वेबसाइट के मुकाबले देखे तो। यहाँ तक कि YouTube पर कोई एल्गोरिथम भी एग्जिस्ट नहीं करता था, और इसलिए YouTube एक शुरुआत में एक डेटिंग प्लेटफॉर्म की तरह स्टार्ट हुआ था, जिसका उन्होंने शुरुआत में स्लोगन रखा था ट्यून इन हुकअप। और यहाँ तक कि YouTube का डोमेन नेम भी 2005 के वैलेंटाइंस डे पर ही रजिस्टर्ड है। लेकिन उस टाइम पर उनका डेटिंग वाला एक्सपेरिमेंट बिल्कुल गंदे तरीके से फेल हो गया, क्योंकि उस टाइम पर उनके प्लेटफॉर्म पर कोई वीडियो अपलोड ही नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि लोग उस टाइम पर कैमरा के सामने आना ही नहीं चाहते थे। इन तीनों ही फाउंडर्स ने उस टाइम पर लोगों को पैसे भी ऑफर किए कि हमारे प्लेटफॉर्म पर आओ और वीडियो अपलोड करो, लेकिन उस टाइम पर लोग साफ साफ मना कर देते थे। इन्होंने YouTube में सबसे पहले सिर्फ 3 ही फीचर्स डाले, अपनी वीडियो को अपलोड करो, प्ले करो और उसे शेयर करो। उनका शुरुआत से कोई ऐसा इंटेंशन था ही नहीं कि उन्हें मोनेटाइजेशन वाले रूल लाने, उन्हें पॉलिसीज लानी है। उनका शुरुआत से सिर्फ एक इंटेंशन था कि अगर कोई नॉर्मल इंसान भी यहाँ पर आता है तो वो बिना दिमाग खराब किए अपना यहाँ पर आसानी से वीडियो अपलोड कर सके। और इसीलिए जब ये प्लेटफॉर्म रेडी हुआ, उन्होंने एक चीज को टेस्ट किया कि क्या ये एक्चुअली में काम कर रहा है या फिर नहीं, और इसलिए उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर और YouTube पर पहला वीडियो अपलोड किया, जिसका टाइटल था मी एट द जू। Alright, so here we are in front of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really long fronts, and that's cool. और ये वीडियो आज से 20 साल पहले 20 अप्रैल 2005 को अपलोड हुआ था YouTube पर। और ये वीडियो इन्होंने कोई एंटरटेनमेंट के लिए या फिर ऐसे कोई हंसी मजाक के लिए नहीं बना दिया था, यहाँ पर जस्ट ये वीडियो डालकर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लेकिन ये वीडियो अपलोड होने के बाद जावेद करीम पूरी दुनिया के पहले यूट्यूबर बन गए, और यहाँ तक कि अभी तुम इस वीडियो पर व्यूज भी देखोगे वो 377 मिलियन से भी ज्यादा है। लेकिन उस टाइम पर जस्ट ये वीडियो अपलोड हो गया था और सारी चीजें एक्यूरेटली काम कर गई थी। और फिर इन तीनों ही फाउंडर्स को इस प्लेटफॉर्म के अंदर एक बहुत ज्यादा ही बड़ा पोटेंशियल दिखने लगा कि इस प्लेटफॉर्म को हम एक्सपैंड कर सकते हैं और इसे काफी बड़ा बना सकते हैं। और तुम मान लो इससे YouTube शुरू हो चुका था, और काफी लोग तो इसे एक एक्सीडेंटल स्टार्टअप भी बोलते हैं, क्योंकि इन फाउंडर्स का ये इंटेंशन बिल्कुल था ही नहीं कि इसे इतना बड़ा बनाना है। क्योंकि जैसे ही YouTube ने काम करना शुरू किया, इनके फाउंडर्स की एक्सपेक्टेशन और भी ज्यादा बढ़ती गई, और यहाँ तक कि उनके सामने कई सारी प्रॉब्लम्स भी आई। लेकिन जैसे इन फाउंडर्स को YouTube चलाना शुरुआत में बहुत ज्यादा ही मुश्किल लग रहा था, वैसे एक शॉप को चलाना भी शुरुआत में बहुत ज्यादा ही मुश्किल होता है, क्योंकि ऑर्डर्स को ट्रैक करना, स्केड्यूल्स मैनेज करना और डेली सेल्स पर नजर रखना, ये सारी चीजें कभी कभी बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, तुम ये इमेजिन करो, तुम दिल्ली के एक जनरल स्टोर के रिटेल ओनर हो जो कि रोज बहुत सारे कस्टमर्स को हैंडल करता है, वही बिलिंग करता है, वही स्टाफ को मैनेज करता है, और यहाँ तक कि स्टॉक्स के ऊपर, सेल्स के ऊपर भी नजर रखता है। कभी किसी प्रोडक्ट का स्टॉक खत्म हो जाता है तो कभी डिजिटल पेमेंट और कैश का टैली इमेज नहीं होता, और कभी तो स्टाफ शेड्यूल का रिकॉर्ड नहीं होता। ऐसे में एक शॉप को चलाना बहुत ज्यादा स्ट्रगल वाला काम है, क्योंकि इसका रिजल्ट ये होता है कि काफी सारी चीजें तो सेल ही नहीं होती, और यहाँ तक कि काफी सारे कस्टमर्स तो नाराज हो जाते हैं। और इसलिए यहीं पर ओडू हेल्प करता है। ओडू पॉइंट ऑफ सेल ऑफलाइन और रिटेल बिजनेस को मैनेज करना बहुत ज्यादा आसान बना देता है। ओडू पॉइंट ऑफ सेल के साथ फैशन रिटेलर्स इन्वेंटरी को रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं, ताकि स्टॉक कभी भी खत्म ना हो। साथ ही मल्टीपल लोकेशंस का इन्वेंटरी एक ही जगह से मॉनिटर हो जाता है। स्टाफ मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। आप शिफ्ट को स्केड्यूल कर सकते हो, वर्किंग आवर्स को ट्रैक कर सकते हो, और यहाँ तक कि आप परफॉर्मेंस भी मॉनिटर कर सकते हो, और इसकी वजह से आप अपनी टीम को मोटिवेटेड और अलाइन रख सकते हो। ओडू आपके सारे पास्ट ऑर्डर्स देखने का ऑप्शन देता है, और जो कि प्रमोशंस, कूपन्स, डिस्काउंट्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। और ये सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता, ओडू के सेल्फ सर्विस ऑप्शन के साथ कस्टमर से या डायरेक्टली अपने स्मार्टफोन से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और इसकी वजह से क्यूज कम होती है और ओवरऑल काफी एक्सपीरियंस बढ़िया होता है। अगर मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाऊं तो ओडू पॉइंट ऑफ सेल तुम्हारी कंफ्यूजन को एकदम क्लैरिटी में बदलता है, ताकि आप अपनी शॉप के ऑपरेशन से ज्यादा बिजनेस की ग्रोथ पर ध्यान दें। और अगर आपको ये यूजफुल लगा तो ओडू के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करें, क्योंकि इसका बेस्ट पार्ट तो है कि आपका पहला ओडू का एप्लीकेशन लाइफ टाइम फ्री है, वो भी कंप्लीट होस्टिंग और सपोर्ट के साथ। तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, अभी ओडू को चेकआउट करो और अपने बिजनेस को अपने कंट्रोल में लो। क्योंकि शुरुआत में यूट्यूब पर कोई वीडियोस ही नहीं डालता था, जस्ट उस टाइम पर 40 वीडियोस ही अपलोड हुई थी उनके प्लेटफॉर्म पर, और उस टाइम पर इस चीज को लेकर यूट्यूब के फाउंडर्स काफी ज्यादा डिप्रेस भी थे। Towards the end of last week, and I was like, dude, we have like maybe 40, 50, 60 videos on the site, but I'm not, it's like, I'm thinking, okay, so if I'm actually a user of the site, I'd be gone in like 4 videos, because there's just not that many videos that I want to watch. Like videos like this. Like, yeah, he's gonna put this up, but it's gonna be like, I'm not gonna put this up. This is lame.
लेकिन फिर अचानक से इनकी प्लेटफॉर्म को एक ग्रोथ मिली। यूट्यूब को लॉन्च होने के बाद यहाँ पर कुछ ही महीने में यूजर्स आने लगे, यहाँ तक कि लोग अपनी पर्सनल वीडियोस को अपलोड करने लगे, कोई मूवीज अपलोड कर रहा है, कोई टीवी क्लिप्स को उठा के डालने लग गया, कोई म्यूजिक उठा के डालने लग गया, यहाँ तक कि न्यूज फुटेज भी यहाँ पर अपलोड होने लग गई। और यही चीज फाउंडर्स को बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन दूसरी तरफ यही चीज उनके लिए आउट ऑफ कंट्रोल चली गई, क्योंकि लोगों के दिमाग में जो आ रहा है वो इधर अपलोड कर रहे हैं। कंटेंट के लिए कोई रूल्स ही नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, कुछ भी अपलोड हो जा रहा मतलब। लेकिन यही चीज उनके लिए एक वीकनेस बन गई, क्योंकि हर दिन व्यूज एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे थे, मतलब कि हर दिन यहाँ पर कोई ना कोई यूजर आ रहा है, और जिस वजह से उनका प्लेटफॉर्म एक्सप्लोड कर रहा था। लेकिन इसी कारण से उनकी सर्वर की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई। उन तीनों फाउंडर्स का प्लेटफॉर्म भले ही बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बैक एंड उन्हें बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। फिर एक प्रॉब्लम शुरू हुई तो दूसरी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि जब यूट्यूब पर लोग ऐसी वीडियोस उठा के डालने लग गए तो रिकॉर्ड लेबल्स एंड टीवी नेटवर्क्स ने ये बात नोटिस करना भी शुरू कर दी थी कि उनका कॉपीराइटेड कंटेंट एकदम फ्रीली अपलोड हो रहा है और लोग आराम से देख रहे हैं, और जिस वजह से उन तीनों ही फाउंडर्स को लॉ सूट्स का रिस्क में आने लगा। और यही चीज फाउंडर्स को बहुत जल्दी समझ आ गई कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो यूट्यूब बहुत जल्दी बंद हो जाएगा, क्योंकि पहले से तो वो एक छोटा सा स्टार्टअप था जिसके पास कोई पैसा नहीं था, कोई लीगल सपोर्ट नहीं था। और फिर इसी मोमेंट पर गूगल की एंट्री होती है। गूगल ऑलरेडी वीडियोस को फ्यूचर देख रहा था, और यहाँ तक कि उस टाइम पर गूगल के पास एक गूगल वीडियो नाम से एक प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता था, लेकिन उस टाइम तक यूट्यूब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका था। यहाँ पर ऑडियंस भी बहुत ज्यादा थी, यहाँ तक कि उनका यूजर अटेंशन भी बहुत ज्यादा था। यहाँ तक कि गूगल ने उस टाइम पर ये देखा कि यहाँ पर कंटेंट का फ्यूचर है, यहाँ पर अगर वो रेवेन्यू मॉडल को डालेंगे देन वो काफी अच्छे से वर्क भी करेगा। यहाँ तक कि उन्हें इस प्लेटफॉर्म को ग्लोबली स्केल करने का एक नजरिया दिख रहा था। 2006 के अंदर ही गूगल ने यूट्यूब को खरीद लिया, वो भी $1.65 बिलियन में। और उस टाइम पर काफी लोगों को तो ये लग रहा था कि गूगल इस चीज के लिए बहुत ज्यादा ओवर पे कर रहा है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भाई गूगल बहुत ज्यादा सही पे कर रहा है। लेकिन फाउंडर्स का भी ये डिसीजन उनके प्लेटफॉर्म को बचाने के लिए था, क्योंकि वो सारी चीजें बिल्कुल अकेले तो हैंडल कर नहीं सकते थे, और अगर उन्हें इसे लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना था तो उनके पास यही ओनली ऑप्शन था जो कि वो कर सकते थे। और मेरे ख्याल से इन तीनों फाउंडर्स ने एकदम सही डिसीजन लिया इसे गूगल को बेच के, क्योंकि अगर वो इसे अकेला हैंडल करते तो शायद यूट्यूब जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। पर इसके साथ साथ जब यूट्यूब गूगल के पास गया तो उसे एक स्टेबिलिटी तो मिल गई, लेकिन इसके बाद जो यूट्यूब के रियल फाउंडर्स थे उनका कंट्रोल इसके ऊपर से धीरे धीरे जाने लगा, क्योंकि अब यूट्यूब कोई स्टार्टअप नहीं था, ये कॉर्पोरेट प्रोडक्ट बन चुका था। और यहीं से तीनों फाउंडर्स की डायरेक्शन अलग अलग चली गई, जिसमें से सबसे पहले स्टेप बैक किया जावेद करीम ने। जावेद ने उस टाइम पर यूट्यूब को इस कारण से लीव किया था कि उनका इंटरेस्ट अब बहुत ज्यादा एजुकेशन और लर्निंग्स पे जा रहा है, और उनका डेली कंपनी को बिल्ड करना, उसे चलाना, ये उनकी प्रायोरिटी में कभी था ही नहीं। और इसलिए जावेद ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस कंप्लीट की। लेकिन जावेद करीम को गूगल एक्विजिशन के टाइम पर 137,443 गूगल के शेयर्स मिले थे, जिसकी 2006 में वैल्यू थी $64 मिलियन। और अगर इन शेयर्स को वो आज तक होल्ड करते हैं देन वो अभी के टाइम पर एक बिलियनर होते हैं। लेकिन जावेद ने एक बिलियनर लाइफस्टाइल को चेज नहीं किया, उन्होंने जस्ट एक पीसफुल लाइफ जीने का सोचा। और फिर यूट्यूब के बाद जावेद ने वाई वेंचर्स नाम की एक कंपनी को फाउंड की। वाई वेंचर्स एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप सपोर्ट फर्म थी, जिसका काम ये था कि न्यू स्टार्टअप को मेंटर करना, उन्हें सही डायरेक्शन देना, उन्हें इन्वेस्टर से कनेक्ट करवाना, और कभी कभी उनके लिए फंडिंग्स भी अरेंज करवाना। यहाँ तक कि उन्होंने कई बड़े बड़े स्टार्टअप्स के साथ काम भी किया, जैसे कि रेडिट, एयरबीएनबी, पेलेंटो, ओपनडो जैसे कई सारे बड़े बड़े स्टार्टअप्स की उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की और उनके साथ इनडायरेक्टली काम किया। पर स्टिल जावेद करीम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सेटल्ड है, वो अभी भी कई बड़े बड़े स्टार्टअप्स में एक इन्वेस्टर है, लेकिन वो अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा प्राइवेटली जी रहे हैं, उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन फिर चैड हर्ली का क्या हुआ? वैसे तो चैड हर्ली एक बहुत ज्यादा एक्टिव फाउंडर थे यूट्यूब के, क्योंकि गूगल के एक्विजिशन के बाद भी चैड यूट्यूब के सीईओ बने रहे थे। यहाँ तक कि वो 2010 तक यूट्यूब के साथ एक्टिवली इन्वॉल्व भी रहे थे। और यहाँ तक कि इन तीनों फाउंडर्स में से एक्विजिशन के टाइम पर सबसे ज्यादा शेयर्स चैड हर्ली को मिले थे, जो कि 6,94,087 शेयर्स हैं, जो कि उन्हें डायरेक्ट गूगल से मिले थे। और यहाँ तक कि 41,232 शेयर्स उन्हें ट्रस्ट के थ्रू मिले थे। और 2006 के अंदर इन सारे शेयर्स की वैल्यू टोटल $345 मिलियन थी। लेकिन फिर 2010 के बाद चैड हर्ली ने भी यूट्यूब को छोड़ दिया और फिर उन्होंने भी न्यू बिजनेस वेंचर्स पर फोकस किया, क्योंकि चैड हर्ली के पास पैसा भी था, उनके पास इतने टाइम का एक्सपीरियंस भी था, इसलिए उन्होंने सोचा एक नया स्टार्टअप बनाते हैं खुद का। और इसलिए उन्होंने ये भी सोचा था कि क्या यूट्यूब की सक्सेस को वापस से रिपीट किया जा सकता है। और इसी क्यूरियोसिटी के साथ उन्होंने एवीओ सिस्टम्स की शुरुआत की थी। और ये एवीओ सिस्टम को एक सिंगल ऐप नहीं थी, मतलब मान लो एक ऐसी कंपनी थी जो कि नए डेवलपर्स को एक प्लेटफॉर्म देती थी जहां पर वो अपने आइडियाज को टेस्ट करें। लेकिन चैड का फोकस धीरे धीरे करके एक स्पेसिफिक आइडिया के ऊपर शिफ्ट हो गया, जो कि था मिक्सबिट। मिक्सबिट एक मोबाइल शेयरिंग वीडियो ऐप था। और अगर मैं तुम्हें इसे सिंपल तरीके से समझाऊं देन चैड ये चाहता था कि वो मोबाइल के लिए यूट्यूब बनाए, क्योंकि एक टाइम बाद मोबाइल फोन का यूसेज बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो करने लग गया था और चैड ने इस चीज के अंदर फ्यूचर देख लिया था। और चैड ने सोचा था कि यूट्यूब डेस्कटॉप वाला बहुत ज्यादा डिफरेंट है और मोबाइल का यूजर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा। मिक्सबिट का शुरुआत से यही कॉन्सेप्ट था कि वहां पर
पर शॉर्ट क्लिप्स को अपलोड किया जाएगा, वहां पर इजी एडिटिंग टूल्स होंगे, लोग अपने फोन से फटाफट वीडियोस को अपलोड कर देंगे। चैट को ये लगा था कि जैसे यूट्यूब ने डेस्कटॉप वीडियो में एक रेवोल्यूशन लाया था, वैसे ही मिक्सबिट मोबाइल वीडियो का एक रेवोल्यूशन होगा, लेकिन रियलिटी इससे बहुत ज्यादा डिफरेंट निकली। यूट्यूब ने खुद ही मोबाइल का ऐप लॉन्च कर दिया और इसके बाद मिक्सबिट कभी यूट्यूब के बराबर पहुंच ही नहीं पाया और इसलिए एक्सपेरिमेंट एवीओ सिस्टम का एक सक्सेस स्टोरी तो नहीं बन पाया। और यहाँ तक कि इस बार चैट हर्ली को ये चीज फेस करनी पड़ी कि इस बार उनके सामने यूट्यूब ही उनका एक कंपटीशन था, लेकिन ये एक तरीके से वेस्ट भी नहीं हुआ। लेकिन बाद में मिक्सबिट कुछ टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज वीडियो सॉल्यूशंस में यूज हुई और चैट ने इसके बाद फिर स्पोर्ट टीम्स के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। उन्होंने NBA क्लब्स, फुटबॉल टीम्स, फॉर्मूला 1 प्रोजेक्ट्स का कई बार हिस्सा भी बने। लेकिन इसके बाद स्टीव चेन का क्या हुआ? ये तो यूट्यूब के पूरे एक टेक्निकल बैकबोन थे। उनका शुरुआत से ही गोल था कि यूट्यूब को स्केलेबल बनाना है, उसका जो हैवी ट्रैफिक है उसे कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीजें उनके हाथ में ही थी। लेकिन फिर इनको भी गूगल एक्विजिशन के टाइम पर 6,25,366 शेयर्स मिले जो कि डायरेक्ट गूगल की तरफ से थे और 68,721 शेयर्स ट्रस्ट की तरफ से मिले, जिसकी टोटल वैल्यू 2006 में $325 मिलियन थी, जो कि आज के टाइम पर 1.7+ बिलियन डॉलर्स तक होता है। स्टीव ने 2009 के अंदर यूट्यूब को छोड़ दिया था, लेकिन वो हमेशा से यूट्यूब के इकोसिस्टम में बने रहे थे। यहाँ तक कि स्टीव ने गूगल वेंचर्स के साथ भी काम किया, स्टार्टअप में इन्वेस्ट भी किया और यहाँ तक कि कई लोगों को मेंटर भी किया उनकी स्टार्टअप्स के लिए। यहाँ तक कि उन्होंने चैट के साथ एवीओ सिस्टम में भी काम किया, लेकिन उन्होंने भी उस टाइम पर चैट के मिक्सबिट वाले आइडिया से बहुत डिसएग्री किया था। लेकिन फिर स्टीव ने बाद में नॉम नाम का एक फुल लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था और वो प्लेटफॉर्म भी उनका 1 साल के अंदर बंद हो गया। और फिर 2019 के बाद स्टीव वापस से ताइवान शिफ्ट हो गए और वो भी एक काफी ज्यादा लो प्रोफाइल और एक प्राइवेट लाइफ को जी रहे हैं अभी। और तुमने यहाँ पर इन तीनों फाउंडर्स की स्टोरी में एक चीज नोटिस की होगी कि इन तीनों ही फाउंडर्स ने यूट्यूब जैसी सक्सेस को वापस से रिक्रिएट करने की कोशिश तो की थी, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि तब तक टाइमिंग बहुत ज्यादा अलग थी। उस टाइम पर मार्केट भी बिल्कुल अलग हो चुका था और यहाँ तक कि उनके सामने जो कॉम्पिटिशन था वो खुद यूट्यूब था, जो कि उन तीनों ने खुद मिलकर बनाया था। लेकिन फिर भी इन तीनों फाउंडर्स से एक चीज सीखने लायक है कि इन्होंने इतने ज्यादा सक्सेस गेन करने के बाद भी उन्होंने फेम को चेज नहीं किया, उन्होंने स्पॉटलाइट को चेज नहीं किया। यूट्यूब ने भले ही इन तीनों फाउंडर्स को लेगेसी, पैसा सब कुछ दिया, लेकिन यूट्यूब को चलाना उनका लाइफ लॉन्ग प्लान कभी था ही नहीं। सबसे पहले तो ये बात भी समझ लो कि यूट्यूब के फाउंडर्स कोई फेल नहीं हुए या फिर कहीं पे गायब नहीं हुए। वो फाइनेंशियली अभी भी तीनों के तीनों सक्सेसफुल है भाई, बहुत ज्यादा, क्योंकि गूगल के बाद यूट्यूब पर कई सारी पॉलिसीज आ गई, यहाँ पर एड्स रन होना स्टार्ट हो गए और याद है कि यूट्यूब पर एल्गोरिदम आ गया। और फाउंडर्स का कभी ये ओरिजिनल आइडिया था ही नहीं। उनका विजन ये था कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहे जहाँ पर फ्रीडम हो, यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं, बस सारी चीजें एकदम सिंपल तरीके से रहे और ये प्लेटफॉर्म सभी के लिए ओपन हो। यहाँ तक कि उन्होंने यूट्यूब को इसलिए भी लीव कर दिया क्योंकि धीरे धीरे उनके हाथों से कंट्रोल भी जाने लग गया था। यहाँ तक कि फाउंडर्स वो सिर्फ नाम के ही थे। अब जब उनके पास उनके प्लेटफॉर्म का ही कंट्रोल नहीं रहेगा तो भाई इंटरेस्ट भी ऑटोमेटिकली खत्म ही हो जाएगा एक तरीके से। लेकिन ये फाउंडर्स बहुत ज्यादा ही अलग है, जो कि तुमने शायद कभी पॉडकास्ट में नहीं देखे होंगे, कभी कोई इन्फ्लुएंसर या फिर कुछ कोर्स बेचते हुए नहीं देखे होंगे, या फिर ये कभी ट्विटर पे लड़ नहीं रहे हैं, इनकी कोई पर्सनल ब्रांडिंग नहीं है। ये जस्ट काफी ज्यादा प्राइवेट फाउंडर्स हैं। और सबसे बड़ा लेसन जो कि हमें यूट्यूब फाउंडर्स से सीखने को मिलता है कि अगर यूट्यूब के फाउंडर्स खुद अपना कंट्रोल खो सकते हैं, देन भाई क्रिएटर्स क्या चीज है। और इससे हमें यह लेसन मिलता है कि हमें कभी भी प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंसी तो बनानी नहीं चाहिए। अगर तुम्हें सच में कुछ बनाना है देन तुम्हारा पर्सनल ब्रांड बनाओ, और यही चीज भाई लॉन्ग टर्म में मैटर भी करती है। अगर तुम यूट्यूब में एज ए क्रिएटर काम कर रहे हो देन इसे एज ए टूल यूज करो। तुम अपनी इस जर्नी के अंदर अपने आप को ढूंढ लेते हो, अपने पर्पस को ढूंढ लेते हो कि तुम्हें क्या करना है, और इसके थ्रू तुम काफी सारी चीजें बिल्ड कर सकते हो। तुम्हें जस्ट अपनी रूट्स बनानी है इसके थ्रू। और ये चीज मेरे लिए भी एक नया लेसन है और शायद तुम्हारे लिए भी एक नया लेसन होगी। बाकी तुम क्या सोचते हो यूट्यूब के फाउंडर्स के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और ये वीडियो यहीं तक थी, मेरे लिए भी काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंटल सी वीडियो थी और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी थी। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं भी अपने विजन को और आगे बढ़ा सकूं। बाकी तो तुम्हें स्क्रीन के ऊपर 2 वीडियोस दिख रहे होंगे, उन्हें भी जाकर के तुम वॉच कर सकते हो। और मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पीस एंड लव एंड बाय बाय।